बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने बदल दिया इस विमर्श को। ए टू जेड की पार्टी है, सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि सभी जातियों के लोग हमको वोट दे रहे हैं। हम लोग कोई विभाजनकारी राजनीति नहीं कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी को किस बूते यहाँ टिकट मिला, इनकी बक्सर से क्या उनका लेना देना? वो तो गोपालगंज के रहने वाले हैं, तो गोपालगंज में वो लड़ते। और मिथिलेश तिवारी को भाजपा के बारे में क्यों नहीं दिखता, जहाँ 1 दर्जन लोग लड़ रहे हैं परिवार के लोग, विवेक ठाकुर से लेकर सुरेश राम से लेकर के रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल जैसे लोग तमाम लड़ रहे हैं वो परिवार के। पहले वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? इनकम टैक्स और ईडी है ना इसके लिए देखने के लिए। मैं तो 22 साल से कारोबार में हूँ, आज तक तो मुझे नोटिस नहीं मिला है। और मैं तो सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ लड़ता हूँ। हम तो सत्ता प्रतिष्ठानों के पक्ष में रहने वाले लोग हैं नहीं। तो क्या लगता है आपको कि देश के लोग हम सत्ता प्रतिष्ठान मुझे माफ़ कर देंगे? मुख्यमंत्री को मैं चुनौती देता हूँ, अमर कुशवाहा या कोई इस तरह के लोगों को मैं नोटिस नहीं लेता। मैं जो कहता हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं छुप के करता हूँ क्या काम? नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव जारी है और तमाम प्रत्याशी अपनी चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो एनडीए से मिथिलेश तिवारी और इंडिया गठबंधन से सुधाकर सिंह जी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आनंद मिश्रा और ददन पहलवान समेत कुल 11 लोग बक्सर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है अभी। नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन में आपका। पहले तो नमस्कार। क्या चल रहा है अभी बिहार में? बिहार में मोदी हटाओ अभियान चल रहा है। इस देश के और इस राज्य के जो किसान हैं, जो गरीब है, जो नौजवान हैं, वो सरकार से बेहद ही दुखी और नाराज़ हैं। बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 बड़े सवाल पर किसानों की आमदनी घटती जा रही है, नौकरियां नहीं है। इस सवालों को लेकर के सभी वर्गों में नाराज़गी है और सबको ये मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री केवल अडानी अंबानी के पक्ष में काम कर रहे हैं। आम लोगों का पैसा छीन करके वो अडानी अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या दिख रहा है सामने, क्या आ रहा है लोगों को? भारी भीड़ उमड़ कर आ रही है, बदलाव का ये लक्षण है। ये पूरे देश में ऐसा हो रहा है और बक्सर तो स्वाभाविक है, यहाँ तो भाजपा लड़ाई में ही नहीं है, लड़ाई से ये लोग बाहर हैं। ये अब लगे हुए हैं, उटपटांग कामों में लगे रहेंगे। बिहार, पूरा बिहार जानता है, बिहार के लोग जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बड़ा महत्व रखता है। जाति की बात हमेशा होती रहती है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई फर्क नहीं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने बदल दिया इस विमर्श को। ए टू जेड की पार्टी है, सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि सभी जातियों के लोग हमको वोट दे रहे हैं। हम लोग कोई विभाजनकारी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हरिशंकर प्रसाद जी का एक बहुत बड़ा वक्तव्य है कि जब जनता आर्थिक न्याय की मांग करती है तो लोग उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हम लोग तो आर्थिक न्याय पर ही काम ही कर रहे हैं। हरिशंकर प्रसाद जी के हम किसी वक्तव्य को नहीं जानते। हम लोग तो सीधे आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का सवाल हो, मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का सवाल हो, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का सवाल हो, महिलाओं को 1 लाख हर साल हम अपने घर परिवार चलाने के लिए अनुदान देने जा रहे हैं। ये तो आर्थिक न्याय का हिस्सा है। 1 करोड़ पक्की सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, पेंशन स्कीम को वापसी कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को बंद कर रहे हैं। तो ये हम तो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। अगर हम सुधाकर जी एक बात करें इस चुनाव में मुद्दों की, तो ऐसे क्या 5 मुद्दे होंगे जब आप सांसद बनेंगे तो पहली बार उस मुद्दों को उठाएंगे, उसका निर्णय लेंगे? किसानों की आमदनी दोना हो, इसके लिए मंडी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की बात करेंगे। हर खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए नहरों और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। बक्सर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। यहाँ का मेडिकल कॉलेज की पुनर्बहाली करेंगे, इलाज के लिए बाहर लोगों को न जाना पड़े। और ये विश्वामित्र की ज्ञान भूमि को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए अधिकतम काम करेंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एजुकेशन के लिए यहाँ लाने का काम करेंगे। ये 5 बड़े सवाल हैं। इसके अलावा जो सवाल आएंगे मेरे सामने उसको मैं हल करूँगा। अगर बिहार में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि बक्सर लोकसभा पे आपको जो टिकट मिला है वो आपके पिताजी के बदौलत मिला है, ऐसा सुनने को आ रहा है, बयान दिया गया है, क्या कहते हैं? कौन बयान दिया? मिथिलेश तिवारी जी।
मिथिलेश तिवारी को किस बूते यहाँ टिकट मिला, इनकी बक्सर से क्या उनका लेना देना, वो तो गोपालगंज के रहने वाले हैं, तो गोपालगंज में वो लड़ते। और मिथिलेश तिवारी को भाजपा के बारे में क्यों नहीं दिखता, जहाँ 1 दर्जन लोग लड़ रहे हैं परिवार के लोग, विवेक ठाकुर से लेकर सुरेश राम से लेकर के रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल जैसे लोग तमाम लड़ रहे हैं, वो परिवार के, पहले वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं अपनी पार्टी। और उनको अगर नहीं परिश्रय होता तो जो विधानसभा में तीसरे स्थान पे था उसको बक्सर लोकसभा टिकट कैसे मिल गया। ये एलिगेशन आपके परिवार के हिस्से पे भी लगाया जा रहा है। अमर सिंह हैं, आपके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करते हुए के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, उनका परिवार से लंबे समय से कोई रिश्ता नहीं है, वो घर छोड़ करके 25 साल पहले से जा चुके हैं, वो क्या करते हैं हम लोग नहीं जानते उनके बारे में, परिवार का कोई आदमी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर हम बात करें बक्सर के लिए, बक्सर धार्मिक स्थल रहा है, ऐतिहासिक स्थल रहा है, बक्सर में चौसा की लड़ाई हुई है, बक्सर की लड़ाई हुई है, बक्सर को पर्यटन के रूप में वो प्रारूप नहीं मिला है, तो स्टार्टिंग टाइम काम क्या होगा बक्सर के लिए। ये सांस्कृतिक धार्मिक नगरी है बक्सर, इसको पूरी तरह से मैपिंग कराएंगे हम लोग और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश दुनिया को प्रचारित करेंगे कि क्या महत्व है धार्मिक। ये अनूठा शहर है जहाँ हर महीने एक मेला लगता है, जहाँ व्यापक पैमाने पर महिलाएं आती हैं गंगा के किनारे त्यौहार मनाने के लिए। इसके बारे में लोग, दुनिया के लोग नहीं जानते, देश के लोग नहीं जानते। उन चीज़ों को हम लोग ठीक से प्रचारित करेंगे। हर इलाके का अलग अलग अपना तासीर है, उसमें बक्सर का एक अलग तासीर है जो अभी तक बक्सर के लोग ही नहीं जानते, या बक्सर को उस तरह से लोग अभी नहीं सोचते कि यह भी एक धार्मिक और पर्यटन का केंद्र हो सकता है। उसको हम लोग, उसको आप मेरे देखेंगे, आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाइए फेसबुक पर, तो एक डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड किया है, उसको देखिएगा तो बहुत डिटेल मिलेगा आपको। किस तरह की डॉक्यूमेंट्री। बक्सर के सांस्कृतिक और धार्मिक जो गतिविधियां हैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री है, मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा तो दिखेगा, सुधाकर सिंह का जो पेज। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम लोगों ने बात की, ये राजद प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह जी, और इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो बक्सर के विकास की बात कर रहे हैं, बक्सर को पर्यटन का रूप देने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। एक आरोप और भी लगाया आपके ऊपर कि आप, कहा जा रहा है कि आप 5 करोड़ के लगभग संपत्ति छुपा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। इनकम टैक्स और ईडी है ना इसके लिए देखने के लिए। मैं तो 22 साल से कारोबार में हूँ, आज तक तो मुझे नोटिस नहीं मिला है, और मैं तो सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ लड़ता हूँ। हम तो सत्ता प्रतिष्ठानों के पक्ष में रहने वाले लोग हैं नहीं। तो क्या लगता है आपको कि देश के लोग, हम सत्ता प्रतिष्ठान मुझे माफ़ कर देंगे लोग? अगर हमारी कोई गड़बड़ी होगी तो माफ़ कर देंगे लोग। आप ही के विधानसभा क्षेत्र के अमर सिंह कुशवाहा जी हैं, उन्होंने आरटीआई के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा। वो सारी सूचनाएं लेकर के उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, ईडी के पास जाना चाहिए, और जाकर के बताना चाहिए उनको कि हमारी क्या गड़बड़ी है। डंके की चोट पर देश के प्रधानमंत्री को और इस राज्य के मुख्यमंत्री को मैं चुनौती देता हूं। अमर कुशवाहा या कोई इस तरह के लोगों को मैं नोटिस नहीं लेता। मैं जो कहता हूं, क्या आपको लगता है कि मैं छुप के करता हूं क्या काम राजनीति? जैसा कि आपने देखा कि जो भी आरोप प्रत्यारोप थे उस सिरे से खारिज करते हुए डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप सीधे ईडी के पास जाइए, देश के मुख्यमंत्री के पास जाइए, जिसके पास जाना चाहिए, हम सही हैं तो सब सही है। अभी आप बात कर रहे थे, न्यूज़ फॉर नेशन पर लाइव इंटरव्यू देख रहे थे राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी के बाद। मैं संदीप कुमार, बक्सर।